नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ कुछ ऐसी पर्सनल सलाहों के साथ जो बहुत टाइम से मैं आप लोगों को देना चाहती थी। और इस तरह के डिस्प्यूट्स मेरे सामने बहुत आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए कि जब आप जिंदा हैं, जब आप बहुत कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार की खुशी के लिए, ताकि आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, उनके जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, वो पढ़ाई के बाद आगे अच्छा सेटल कर जाए, उसके लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने अपनी जिंदगी रहते कुछ जरूरी काम जो कानूनी काम है वो आपने अगर नहीं किए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। हो सकता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपका पूरा परिवार एक कानूनी लड़ाई के जाल में फंस के रह जाए और आपने जो उनके लिए सोचा था, जिसके लिए आपने जिंदगी भर मेहनत की, जिस परिवार के लिए आपने अपने रात दिन एक करके खूब कमाया, एसेट्स बनाए, रुपया पैसा कमाया, वो उनके काम नहीं आ रहा है, बल्कि कोर्टों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, न्यायालयों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, आपस में परिवार की आपस में नहीं बन रही है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मरने मारने तक को उतारू हैं, लेकिन जो सुझाव है वो नहीं मिल पा रहा है, उस चीज का एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो रास्ता तो आप क्रिएट कर सकते थे अपने जिंदा रहते। और अगर आपने वो जरूरी काम किए होते तो आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार के सदस्यों में ये वैमनस्य नहीं होता, ये लड़ाइयाँ नहीं होती, ये कोर्ट केस नहीं होते, प्यार मोहब्बत बनी रहती और आपने जिंदगी भर जो उनके लिए कमाया वो उनको उसी प्यार के साथ मिल जाता जिस प्यार के साथ आपने कमाया। तो दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। बहुत सोच समझ के मैंने ये वीडियो बनाया है और हो सके तो नोट डाउन करें आप ये जो मैं आपको सलाह देने की कोशिश कर रही हूँ, और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो काफी हद तक आपकी मृत्यु के बाद भी जो है चीजें सुलझी रहेंगी। आपके परिवार के लोगों के बीच में आपके एसेट्स को लेकर के, आपके पैसे को लेकर के उस लेवल के झगड़े नहीं होंगे या उन्हें उस लेवल की परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी जिस लेवल की उठानी पड़ सकती हैं अगर आपने ये काम नहीं किए। तो दोस्तों, क्या करना है? नंबर 1 पॉइंट, पहली चीज जो है कि आपके पास कोई ऐसी अलमीरा, कोई ऐसा लॉकर, कोई ऐसा सूटकेस, कोई ऐसी एक सिंगल जगह होनी चाहिए जहां पे आप अपने सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उनके पास अगर 10 प्रॉपर्टीज हैं तो किसी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट कहीं लॉकर में रखा है, किसी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट उनके ऑफिस के अलमीरा में रखा है, किसी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट उनके घर के कपड़ों की दराज में मिलता है, किसी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट वो अपने गहनों वाले बॉक्स के साथ में रखते हैं। ऐसे में परिवार को बहुत दिक्कत आती है कि अगर एसेट्स हैं भी आपके नाम पे जो परिवार के हो सकते हैं, आपकी मृत्यु के बाद परिवार के काम आ सकते हैं, वो परिवार परेशान होता है सिर्फ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में, या कई बार इतने समय बाद वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि उनकी हालत जर्जर हो चुकी होती है। मेरे सामने कुछ ऐसे भी केस आए जहां पे प्रॉपर्टी तो बहुत आलीशान है लेकिन उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दीमक खा गई थी। वो ऐसी जगह रखे हुए थे और इतने सालों पड़े रहे कि जब फाइनली परिवार वालों को वो डॉक्यूमेंट्स मिले तो वो खत्म हो चुके थे, उन्हें दीमक निगल चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसे काम ना करें, इनको सहेज करके किसी एक जगह जरूर रखें और इस पूरे डॉक्यूमेंट सेट की एक फोटोकॉपी भी करवा के रखें जिसे दूसरी जगह रखें, ताकि दोनों में से कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, कहीं डिस्ट्रॉय हो ही जाते हैं, तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेट सब कुछ बर्बाद ना हो, पूरा डेटा ही गायब ना हो जाए, कहीं ना कहीं वो डेटा मिल जाए। और आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, तो जरूर कोशिश करें कि इन डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैन कॉपी आप कंप्यूटर में, कहीं हार्ड डिस्क में या फिर अपने क्लाउड में सेव करके रखें, ताकि समय आने पर आपके परिवार वालों को वो डॉक्यूमेंट्स हासिल हो सके। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, विल जरूर बनाएं, वसीयत जरूर बनाएं। अक्सर लोगों को लगता है कि मेरी मौत अभी थोड़ी आ रही है, मैं अभी मरने थोड़ी वाला हूं, जब मरूंगा ना तब विल बनाऊंगा, लेकिन ये तो पता ही नहीं होता कि कब आ रही है मौत।
इसलिए जब जिंदगी है और आपके पास एसेट्स हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी विल बना करके ही रखें, और वो विल जो है रजिस्टर्ड विल हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो नोटरी विल है ना उसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड विल है उसको प्रूफ करना काफ़ी आसान है। सब रजिस्ट्रार जो ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है उसमें फोटोग्राफ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही खींची जाती है, पार्टीज प्रेजेंट है ये दिखाया जाता है, और इसके अलावा खुद सब रजिस्ट्रार जो हैं वो इसमें विटनेस होते हैं। आपके इस पूरे प्रकरण को देखा होता है तो मतलब उनके सामने सब कुछ हुआ होता है, तो झुठलाया नहीं जा सकता है इस विल को। दूसरी चीज दोस्तों, कोशिश करें कि अगर 2 या 3 बेनिफिशियरीज हैं जिसके नाम पे आप कुछ एसेट्स दे रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो आप उनको भी इसमें विटनेस बनाएं अपनी विल में, ताकि वो आपस में ना उलझें, वो इस विल को डिस्प्यूट ना कर सके, क्योंकि खुद ही वो इस विल में विटनेस बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जिसको जो चीज देना चाहते थे वो उन्हें मिलेगी आपकी मृत्यु के बाद। लेकिन अगर आप विल बना करके नहीं जाते हैं और आपकी सडनली भगवान ना करे मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो आपकी पूरी फैमिली है, फैमिली मेंबर्स हैं, वो सक्सेशन लॉज के जंजाल में फंस जाते हैं। अगर आप सपोज हिंदू हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे तो उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर आपके सारे एसेट्स को क्लेम करना होगा, फिर आपके जो परिवारजन हैं उनमें लड़ाई होंगी। और एसेट्स सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज ही नहीं, उसमें आपके बैंक अकाउंट्स, बैंक में रखे हुए पैसे, आपके इंश्योरेंस के पैसे, आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, आपके डिजिटल एसेट्स, सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। और इन चीज़ों को बाइफरकेट करना, हिस्सों में बांटना, सबको बराबर हिस्से देना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि कई बार तो कई साल ये केसेस चलते रहते हैं। हाथ किसी भी फैमिली मेंबर के कुछ नहीं आता, सिर्फ फीसें दी जाती हैं कोर्ट्स की और वकीलों की। तो दोस्तों, आप इस प्रॉब्लम से अपनी फैमिली को बचा सकते हैं अपनी मृत्यु के बाद, अगर आप एक रजिस्टर्ड विल बना के जाते हैं जिसमें प्रॉपर क्लियरली सब कुछ अपने जो भी परिवारजन हैं, आपके प्रियजन हैं, उनमें बांट के जाते हैं। दैट वाज नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, अगर हम एसेट्स की बात करें तो पहले एसेट्स हैं इमूवेबल एसेट्स। तो इमूवेबल एसेट्स यानी कि आपकी प्रॉपर्टीज, आप जो हिलाई नहीं जा सकती, स्थाई एसेट्स कह सकते हैं। तो ये जो इमूवेबल एसेट्स हैं, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके डॉक्यूमेंटेशन ठीक से रखें, इनका आप विल बना करके जाएं, और हो सके तो एक नोटराइज्ड ही सही या फिर रजिस्टर्ड ही सही एक फैमिली सेटलमेंट डीड भी बना दें, ताकि जिसमें सेटल हो जाए सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में कि आपने जो विल बनाई है उसके अनुसार किसको क्या मिलने वाला है। और कोई भी आपकी बनाई हुई विल या आपके बनाए हुए जो भी आप फैमिली के बीच में बंटवारा कर रहे हैं, उन्हें देने वाले हैं, उसको कोई बाद में डिस्प्यूट ना कर सके, जिसको मिलने वाला है वो कानूनी अड़चनों में ना फंस पाए। इसके लिए आप एक फैमिली सेटलमेंट भी बना सकते हैं अपने परिवारजनों के बीच में। दूसरे एसेट्स होते हैं दोस्तों आपके मूवेबल एसेट्स, यानी कि जो अस्थायी एसेट्स होते हैं, जैसे आपकी कार हो गई, आपके शेयर्स, डिबेंचर्स हो गए, आपके डिजिटल एसेट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे इमूवेबल एसेट्स में, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। तो इन सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़ कि अपने बैंक अकाउंट्स या जहाँ पे भी आपके शेयर्स हैं, जहाँ या जो भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं, आप उसमें नॉमिनी का नाम ज़रूर डाल के जाएं। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी को नॉमिनी बना दूंगा तो मेरा पैसा उसे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपके जिंदा रहते आपके नॉमिनी को कुछ नहीं मिलने वाला है, और आपकी मृत्यु उपरांत भी आपका जो नॉमिनी है सिर्फ आपकी तरफ से रिसीव करने का हकदार है। एसेट वो उसी को मिलेगा जिसको आपने अपनी विल में दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि आपने अपने बड़े बेटे को नॉमिनी बनाया हुआ है, लेकिन आप विल में अपने बैंकिंग एसेट्स या फिर अपने शेयर्स अपने पोते को दे करके जा रहे हैं, तो आपका जो बड़ा बेटा है वो रिसीव तो कर सकता है आपके बैंक अकाउंट से रुपए या फिर आपके शेयर्स, लेकिन जो उन्हें कानूनी रूप से आपके पोते को ही ये सब देना होगा, क्योंकि आप हक अपनी विल में जो है अपने पोते को दे करके गए हैं। तो दोस्तों, नॉमिनी बनाने से सिर्फ एक आसानी हो जाती है कि वो 10 जगह कोर्ट के चक्कर काटें, धक्के खाएं,
आपका लीगल हेयर सर्टिफिकेट या वारिसान प्रमाण पत्र बनाते फिरे। अगर नॉमिनी बने हुए हैं तो इन सब डॉक्यूमेंटेशन की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, लंबा समय नहीं खींचेगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा और काम जो है आसानी से हो जाएंगे और ये एसेट्स उन्हीं को मिलेंगे जिन्हें आप देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी था। देन नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो सबसे ज़रूरी है कि आजकल जो है डिजिटाइजेशन का ज़माना आ गया है, डिजिटल एसेट्स का ज़माना आ गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि कहीं पे आप अपने हर अकाउंट के बारे में लिख के रखें। आप अपने हर जो भी आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, आपके पेटीएम हो गए, आपके गूगल पे हो गए, आपके यूपीआई हो गए, आपके शेयर्स हो गए, जो आपकी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हो गए, आपके इंश्योरेंसेस हो गए, किस इंश्योरेंस में आपको क्या मिलने वाला है, ये सारी डिटेल्स कहीं एक जगह आप नोट डाउन करके रखें, लिख करके रखें, जो आपकी मृत्यु उपरांत आपके परिवार वालों को आसानी से मिल सके और वो उसका वही यूज, सही यूज कर सकें जिस चीज के लिए आपने ये एसेट्स बनाए थे, आपने ये इंश्योरेंस ली थी या फिर आपने ये शेयर्स खरीदे थे। तो इस चीज का पूरा डेटा जरूर बना करके जाएं कहीं। लास्ट पॉइंट दोस्तों जो आपकी लेन देन है, बहुत बार होता है कि हम किसी को पैसा दे देते हैं और लगता है वो वापस कर देगा या मांग लेंगे, किसी से लिया भी होता है और लगता है हम दे देंगे, छोटी चीज है, और ये आप कहीं लिख करके नहीं रखते और अगर सडनली मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में जो देने वाले लोग हैं यानी कि जिनको आपने पैसा दिया था वो तो शायद शक्ल दिखाने भी नहीं आते और जो लेने वाले लोग हैं वो दोगुनी और तिगुनी तादाद में आ जाते हैं। जिन्होंने आपको नहीं भी पैसा दिया था वो भी आपके परिवार वालों से पैसा मांगने चले आते हैं। तो इस तरह के डिस्प्यूट जो हैं आपके परिवार को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब वो ये कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं कि ऐसा पैसा लिया गया था या हम कैसे दें या इतना तो है ही नहीं। तो इससे अच्छा है अगर आप हर डिटेल बना करके रखेंगे तो आपका परिवार भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा कर सकता है कि इनसे पैसा लेना था या फिर इनको हमें देना है और इतना ही देना है, इससे डबल ट्रिपल कुछ नहीं देना है जैसा कि वो झूठा दावा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके परिवार के लिए जो लाइफ है उसको आसान बना देती है, उसको डिस्प्यूट में पड़ने से, डिस्प्यूट में फंसने से बचा देती है और आपस का जो प्यार है वो बना रहता है, आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं खड़ा होता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार की लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। कैसे लगे आपको मेरे सुझाव ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।